आई वुड से सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा मेरे मेंटल हेल्थ का। ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊँ। उस टाइम जब आपके पास काम नहीं होता है और जब आपको ज़्यादा स्कोप भी नहीं दिख रहा होता है, उस टाइम अपने आप को हौसला देना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आज बहुत ही कमाल के क्रिएटिव मल्टी टैलेंटेड हम हूँ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिन्होंने कल की 2898 एडी में बाउंटी हंटर क्रेन का कमाल का किरदार निभाया है। फिल्म की आपकी जर्नी की तो बात होगी, उसके सक्सेस पे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले नाम की बात करते हैं। हम हूँ जो नाम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इसकी कहानी बताइए। जी, ज़रूर। हमू मैंने अपने आप को बुलाना शुरू किया। एट सम पॉइंट इन माय करियर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो ऑफ़िशियल नाम है हिमांशु, हिमांशु सिंह, उससे हट के एक हाइब्रिड आइडेंटिटी क्रिएट करने का मेरा मन हुआ, जो कि काफ़ी सारे डेफ़िनेशन से और काफ़ी सारे बॉक्सेस से परे था। मेरा नेटिव लैंड बिहार, वहाँ के जो 3 डायलेक्ट्स हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही, उसमें से मैं मगही बोलता हूँ। मेरे घर परिवार वाले लोग मगही बोलते हैं। उसमें हमू का मतलब होता है सेम हियर, मैं भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा एंड पेरेंट्स को पहली बार कब बताया कि एक्टिंग की फील्ड में जाना है? टू बी रियली ऑनेस्ट कभी ऐसे ऑफ़िशियली बताया नहीं उनको कि ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू मुझे भी ऐसा कोई मेरा दृढ़ निश्चय नहीं था। मेरा आई वाज़ नॉट ऑलवेज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आई डिडन्ट ऑलवेज़ बिलीव इन माय सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। मैं बस, मेरे को जो सूझ रहा था उस समय, मेरे को जो मन कर रहा था, मैं किए चला जा रहा था। और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया शुरुआत में थिएटर करने लगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थिएटर में पैसे कमाने का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं था, तो पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ और करना था। तो मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की, कुछ कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की। आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ फ्रीलांस कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़र। ये लगता है कि इतने सालों की जो मेहनत है, बीइंग एन आउटसाइडर और छोटे-छोटे कदम, मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि थिएटर में क्योंकि सर्वाइवल की लड़ाई होती है, तो आप फोटोग्राफी कर रहे हो, उससे पैसे कमा के अपने आप को यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी पैर जमाए रखें। बहुत आसान रहा नहीं होगा सफ़र जो है। सबसे बड़े चैलेंजेस, जो सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा, वो क्या रहा? आई वुड से सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा मेरे मेंटल हेल्थ का। अ, नॉट जस्ट वन्स बट एट मैनी पॉइंट्स इन माय जर्नी मेरी मेंटल हेल्थ ने बहुत सफ़र किया। हर तरह के स्ट्रेस, एंड सबसे बड़ा उसमें से फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है। आई विल बी ऑनेस्ट, इन सच अ बिग सिटी, इन सच अ मॉन्स्टर सिटी लाइक बॉम्बे, सर्वाइव करना यहाँ पे, काम करना, और यू नो एज अ फ्रीलांसर देयर वुड बी लॉन्ग पीरियड्स जब मेरे पास काम होता नहीं था। तो वो करना और उसका मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट रहा मेरे लिए। ये जिस पीरियड की आप बात कर रहे हो, जब आप लंबे काम नहीं है, कोई वैसा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से दूर यहाँ पर रह रहे हो, सपोर्ट सिस्टम भी आपके आसपास दुनिया है, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो खुद की लड़ाई होती है, अकेले आप लड़ते हो। कैसे अपने आप को ये हौसला दे रहे थे कि नहीं, काम आएगा और फिर वो मैं करके दिखाऊंगा? उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू अपने आप को हौसला नहीं दे पा रहा था। मैं बस लगा हुआ था, मैं बस किसी तरह हर दिन के एक-एक दिन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। बिकॉज़ उस टाइम जब आपके पास काम नहीं होता है और जब आपको ज़्यादा स्कोप भी नहीं दिख रहा होता है कि काम मिलेगा भी या नहीं, मतलब क्या मिलेगा, क्या होगा मेरा? अ, उस टाइम अपने आप को हौसला देना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो अपने आप को हौसला खाली इस चीज़ का दे पाता था कि यार आज किसी तरह सो जा, कल सुबह उठ के देखा जाएगा। उस समय उससे ज़्यादा हौसला मैं अपने आप को, आपको सही बताऊँ तो, दे ही नहीं पाता था। हम ना मेंटल हेल्थ को, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, और डिप्रेशन को, मेंटल हेल्थ को किसी से उस तरीके से बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम्स को। और ये भी, आप जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आपको ये पता होता है कि मैं अपने
पर काम कर रहा हूँ, मेरे क्राफ्ट में दम है, तब आपको लगता है कि आप क्यों किसी की सिंपैथी लें। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। जब सबसे ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती थी, अपना जो पेन है वो किस तरीके से रिलीज़ करते थे? क्या करते थे जो आज मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ कि आप फ़िल्म को लेकर, आपके रोल को लेकर एक इम्पैक्ट है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन वो जो पीरियड है, जो आपने ये जो स्ट्रगल की मैं बात कर रहा हूँ, चैलेंजिंग टाइम देखा है, वो किसी ने नहीं देखा है। तो कैसे उस चीज़ को आपने अपने आप को सब्र रखा और निकाला उस चीज़ में? मोस्टली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं तब अगेन आई बिलीव कि आपको अलग-अलग माध्यम ट्राई करने चाहिए। आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए कि आप ये मेरा मतलब मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आपको जो लगता है आप जो करो, जो मन है वो करो। बट पर्सनली मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि मैं हर माध्यम में अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। तो मैं जिस तरीके के नाटक लिखता था या जिन नाटकों में मैं एक्ट करता था, या चाहे मेरा पर्सनल फ़ोटोग्राफ़ी का काम हो गया या मेरा आर्ट वर्क हो गया, मैं पेंट भी करता था, मैं स्केच भी करता था। कहीं न कहीं मेरी कोशिश रहती थी कि जो पेन है, उससे मेरा काम सोर्स हो और उस पेन को मैं दर्शाऊँ और उस पेन को मैं ऑनेस्टली दर्शाऊँ। क्योंकि पेन के साथ एक और इमोशन आता है, पेन के साथ शेम भी आता है। दर्द के साथ-साथ उसके पीछे एक बहुत बड़ी शर्म भी जुड़ी हुई होती है। आप कहीं न कहीं आपको शर्म होती है इस बात की कि मैं इतना पेन मैंने सहा है और इतना पेन मैं मेरे लाइफ़ में है या फिर मैं वेंट थ्रू मैं किया हूँ। तो लेकिन ऑनेस्टली उसको फ़ेस करना और अपने काम में दर्शाना, कहीं न कहीं मैंने उसके थ्रू सब्र रखा। वो डर भी होता है कि लोग आपको कमज़ोर या लाचार ना समझें? बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर आपको ऐसा ना समझे कि मतलब कि यार ये किस बात का रो रहा है? फालतू में क्यों इतना रो रहा है? मतलब क्या तुझे ही है क्या खाली दुःख दर्द सारे दुनिया के? तेरा अपना मतलब यू नो दैट क्लासिक आर्गुमेंट कि अरे जाके देखो, सड़क पे देखो इतने गरीब लोग हैं और बाकी लोगों की प्रॉब्लम्स तुमसे ज़्यादा है। क्या तुम तो यू नो आई आई फ़ील दैट, आई हियर दैट और कहीं न कहीं उसका भी डर रहता है कि मेरा स्ट्रगल, मेरा पेन क्या लोग रिलेट कर पाएँगे उसके साथ? रोना आता था तब? बहुत। और मैं खुल के रोता था। अकेले में, दोस्तों के साथ। अ, I have been lucky to have some great friends in my life and a great community that I've been able to build. और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे रोने देते थे, वो मुझे चुप नहीं कराते थे। बोलते थे कि चल मैं भी तेरे साथ रोऊँगा, साथ मिल के रोएँगे। अपने इस स्ट्रगल को, इस दर्द भरे जो ये सफ़र था, ये पेरेंट्स को शेयर कर पाते थे? इनिशियली नहीं, इनिशियली बिल्कुल नहीं क्योंकि वो समय कुछ और था। वो लोग भी अब जो हैं उससे कुछ और थे, वो लोग को यू नो दे वर डिफरेंट पीपल बैक देन। कहीं न कहीं उनको भी ऐसा लगता था कि ये अपने लाइफ़ के साथ और अपने करियर के साथ ठीक कर रहा है कि नहीं? क्या इसे कुछ और करना चाहिए या फिर क्या इसे कोई और कुछ और करना चाहिए था? कहीं न कहीं उनको विश्वास की कमी थी। वो ट्रस्ट नहीं था। वो ट्रस्ट नहीं था, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं भी उनसे शेयर नहीं कर पाता था। बट दिस इज़ समथिंग दैट धीरे-धीरे वी क्रैक्ड, वी बोथ वर्क टुगेदर। मैं इसका क्रेडिट जितना मैं खुद को देता हूँ उनका उतना मैं उनको भी देना चाहूँगा। मतलब वी बोथ वॉक द लाइन, वी बोथ वॉक द पाथ एंड वी मेट इन बिटवीन। कहीं न कहीं वो मेरे को समझे और मैं भी उनको समझा। मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, थेरेपी ली, जी। कैसे निकले उससे? थेरेपी ली, नॉट जस्ट थेरेपी बट मेडिकेशन भी लिया और यू नो उसमें घुसना मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज़ ऑफ ऑल द स्टिग्मा अराउंड इट।
For the longest time, I denied myself and I postponed the process of getting diagnosed and healing and taking treatment क्योंकि इतना बड़ा स्टिग्मा था. And again, tying back to my experience in Kalki, working with someone like Deepika Padukone was also very fulfilling for me personally because वो भी कुछ साल पहले अपने डिप्रेशन के बारे में उन्होंने खुल के दुनिया उन्होंने को बताया, खुल के दुनिया को बताया. तब लोग चर्चा करना शुरू किए बिल्कुल, कि बिल्कुल. एक्टर्स इतनी बड़ी स्टार इस तरह की चीज से गुजर रही हैं, बिल्कुल. उनके साथ भी ये हो सकता है. बिल्कुल. इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा को बताना और भी कुछ लोग काफ़ी लोगों को बताना मेरी ज़िंदगी में एक तरह से आसान हो गया था क्योंकि वो हमेशा ये बोलते थे कि अरे यार तुझे क्या किस बात की कमी क्या है तेरे को, मतलब लुक एट अदर पीपल कितना मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है एंड ये एंड दिस एंड दैट. मैं उनको बोलता था कि यार फिर दीपिका पादुकोण को कैसे है, वो तो इतनी सक्सेसफुल है और इतनी बड़ी स्टार है, उसको कैसे है. मुझे लगता है इंडिया में ना अब जो मेंटल इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही है दिमाग में, उसको लेकर अभी भी उस तरीके का वो है कि यार इतना तगड़ा तो है, हर चीज़ तो है, ये दिमाग की क्या प्रॉब्लम है, उसको बहुत हल्के में लिया जाता है. उसको उस तरीके से जैसे नॉर्मली आपको सर्दी खांसी या बुखार होता है तो उसको कितना सीरियसली लेते हैं. ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, दिमाग और में उसमें आपके क्या स्टिग्मा चल नहीं रहा है. होता है इतना. तो ये मुझे लगता है कि इससे कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी, हर किसी को, आपके दोस्तों को, हर किसी को उसको बहुत सीरियस लेवल पे सोचना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. और जैसा आपने बोला, सबसे बड़ी जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसको समझने में, वो ये है कि ये अभी भी एक दिमाग की प्रॉब्लम मानी जाती है. जबकि मैं आपको फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ये केवल दिमाग का एलिमेंट नहीं है. इट हैज़ अ फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट टू इट. आपको नॉट जस्ट मेंटली बट आपको फिजिकली फील होता है. It's in your body that you feel either it could be depression or anxiety or whatever it is, whatever the different mental ailments are. इसका एक बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट रहता है और ये ठीक किया जा सकता है, ये मैनेज किया जा सकता है. जस्ट लाइक डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और भी आजकल तो इवन very grave things like cancer and AIDS are manageable. AIDS is not a death sentence anymore. Like AIDS is a death sentence, but being HIV positive is not a death sentence anymore. Having stage 2 or stage 3, even stage 4 cancer at times is not a death sentence anymore. उससे लोग बाहर निकल आते हैं, उसको इतनी दवाइयों को लेके उसको मैनेज किया जाता है, तो मेंटल डिसऑर्डर्स को क्यों नहीं. ये जो आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बताते हैं कि मेंटल आप अगर परेशान हैं तो उसके साथ चीज़ें होती हैं, जी. आपको क्या फ़ील हो रहा था? सो मेरा मोस्टली डिप्रेशन का केस है. मैं डिप्रेशन एक्सपीरियंस करता हूँ एंड मैं डिप्रेशन से बैटल करता हूँ. डिप्रेशन में क्या होता है कि योर बॉडी गोज़ इनटू अ व्हाट दे कॉल अ फ्रीज़ मोड. सो आपको लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी फ्रोज़न है, आपको प्यास लग रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ हाथ उठा के मैं ग्लास लेके पानी पीने की हिम्मत नहीं है, ताकत ही नहीं है मेरी बॉडी में. इट्स नॉट जस्ट डिप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू दुखी होना कि हाय मेरे पैसे चले गए, हाय मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, हाय दैट्स सैडनेस. कुछ पल के लिए आपको बुरा लगता है कि हाय मेरा कुछ हो गया, फिर आप कुछ टाइम बाद उभर पाते हैं उससे. डिप्रेशन मिमिक्स सैडनेस. डिप्रेशन लुक्स लाइक सैडनेस बट इट इज़ नॉट सैडनेस, इट इज़ अ मच डीपर थिंग. आपको जो इश्यूज़ हो रहे थे, वो सिर्फ़ करियर की वजह से हो रहे थे या पर्सनल इश्यूज़ भी थे? सो अगेन कोई एक इशू नहीं होता है, इट्स एन ओवरऑल थिंग एंड मोर देन दैट इट इज़ मिस्टीरियस. आपको भी पता नहीं होता कि यार ये क्यों मेरे साथ हो रहा है. सबसे बड़ा वो कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ और मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, मैं बीमार क्यों हूँ. पहली बार जब आप कैसे आपको पता चला कि मुझे इसके लिए थेरेपी के लिए जाना चाहिए? बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस था. मेरे कुछ दोस्त थे, स्पेशली कुछ मेरे थिएटर में फ्रेंड्स थे जो कि साइकोलॉजी फील्ड से आते थे. वो इधर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट्स थे या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स थे और साथ में थिएटर भी करते थे मेरे साथ. तो कहीं न कहीं उनके थ्रू प्लस ऑल्सो
just reading about it in magazines and on the internet, धीरे धीरे one thing led to the other, and कहीं ना कहीं वो मेरा स्टिग्मा मैंने अपने आप से खुद से पहले दूर किया कि यार मैं अगर थेरेपी लेने जा रहा हूँ या ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर थेरेपिस्ट ने आपको समझाया कि किस तरीके से उससे बाहर निकला जा सकता है या कम से कम उस पर बात की जा सकती है, क्योंकि अभी इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, वो आपको इंस्पायर आप उनको कर रहे हो। ऐसी चीज़ों से जो गुजरते हैं उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि इट गेट्स बेटर, इट इवेंचुअली गेट्स बेटर, एंड ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के अराउंड, इसको अपने दिमाग से निकाल लें और आप थॉटफुली आगे बढ़ें। अगर आप किसी को बताते हैं और वो इस इन्फॉर्मेशन को ठीक से नहीं हैंडल करता, वो या तो मजाक उड़ा देता है या तो बोलता है कि अरे ठीक है यार, थोड़ा लड्डू खा ले, थोड़ा फिल्म देख ले, थोड़ा बाहर दारू पी ले, ठीक हो जाएगा सब, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उससे आप दूर हटिए। उनको ये बात मत बताइए। आप उनमें जाके कन्फाइड करिए जो आपको सुनेंगे, जो आपको समझेंगे, और there is help out there. It's just about you making that journey, making that attempt to reach out. उस समय नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, एक नेगेटिव लेंस होता है, एक ऐसा टिंटेड ग्लासेस पहने होते हैं जिसके थ्रू आपको सब नेगेटिव ही दिख रहा होता है, so much so that you can't help it. सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको क्या है? At times there used to be no limits, कि मेरा कुछ होगा नहीं, पैसे कहाँ से कमाऊंगा, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मेरा काम जो मैं करके दुनिया के सामने रखता हूँ वो बेकार है, लोग उसको देख के कुछ महसूस नहीं करेंगे, रद्दी काम है बिल्कुल, कोई मुझे भाव नहीं देगा, कोई मेरे काम को भाव नहीं देगा। To start with, this used to be the starting point, and it would go haywire from here. मतलब कहीं भी नेगेटिविटी बहुत उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। उसका लेवल कुछ भी हो सकता है। सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। सुसाइडल थॉट्स भी आए वेरी नेचुरली, बिकॉज अल्टीमेटली ऐसा लगता था, इनफैक्ट स्ट्रेंजली सुसाइडल थॉट्स कभी कभी कंफर्टिंग भी होते थे। लगता था कि यार ठीक है, मर जाऊंगा, नहीं होगा तो, वेरी स्ट्रेंजली। But suicidal thoughts and suicidal ideation is a part of depression. कहीं ना कहीं when you are going through a depressive episode, आप उसमें comfort ढूंढते हो कि यार ये ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। कहीं ना कहीं आप उस थॉट को एंटरटेन करते हो, आप उस पर एक्ट नहीं करते क्योंकि उस पर एक्ट करना आसान नहीं होता है। You know, एक बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं उस पर एक्ट करने के लिए, लेकिन इट्स अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, सुइसाइडल आइडिएशन। तो दैट इज समथिंग दैट यू डू गो थ्रू, एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू टू।